हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका। और आज हम कोशिश करते हैं अपनी मातृभाषा को जानने का, इसका संक्षिप्त इतिहास जानने का, इसका संक्षिप्त विकास जानने का, विकास क्रम जानने का। तो शुरू करते हैं। जैसे कि भाषा भास धातु से बना है। भास अर्थात वाणी या वाणी को व्यक्त करना। धातु अर्थात मूल शब्द, रूढ़ शब्द। और अगर सीधे तौर पे कहें, हम अपने सामान्य शब्दों में कहें तो भाषा विचारों को व्यक्त करने की, अपने विचारों को प्रकट करने का, विचारों को रखने का एक माध्यम भाषा है। लेकिन कुछ विद्वानों ने या ध्वनि लिपि या ध्वनि चिन्ह, ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से हम अपने विचार, अपने भाव, अपनी बातें स्पष्ट तौर पे रख सकते हैं, उन्हें वो भाषा है। ये कुछ हद तक काम संकेतों के माध्यम से हो सकता था कि जैसे 2+2 4। लेकिन संकेतों के माध्यम से भाषा में इतनी सरलता ना होती, इतनी सारगर्भिता ना होती। तो कुछ विद्वानों ने, जो बहुत फेमस हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं, उन्होंने परिभाषा दी है। जैसे पतंजलि जी ने अपने अष्टाध्यायी, इनकी रचना है, इन्होंने इस पर भाष्य करते हुए लिखा है, व्यक्ताम वाचि बड़ा एसामता इमे व्यक्त वाचा। अर्थात जिसे वाणी में व्यक्त किया जा सके वो भाषा है। और एक स्वीट महोदय हुए हैं, उन्होंने भाषा की परिभाषा कुछ इस तरह से व्यक्त की है। देखते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों और विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अब भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? एक तो होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम उच्चारित करके और बोल के व्यक्त करते हैं, लेकिन जो लिखित भाषा है, उन्हीं अपने विचारों को, अपनी वाणी को, और है तो किसी माध्यम पर उकेरने का एक साधन लिखित तौर पे। तो जो ध्वन्यात्मक ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, जो उच्चारित कर रहे हैं, इसे चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना, चिन्हों के माध्यम से लिख करके व्यक्त करना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। और उन चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। हर एक भाषा की एक लिपि होती है जो उन ध्वन्यात्मक जो उच्चारित चिन्हों का लिखित रूप होता है। जैसे लिपि है ना, ध्वन्यात्मक चिन्हों का लिखित रूप। तो ऐसे हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है। लेकिन हम देखते हैं कि इस देवनागरी का विकास, ये देवनागरी का विकास है जो ये हुआ है आपकी ब्राह्मी लिपि से। कौन से? ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ देवनागरी का। और आपको बता दें कि देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, ये भाषाएं कौन कौन से? देवनागरी, गुरुमुखी और रोमन, DTR, ये लिखी जाती हैं लेफ्ट से राइट या बाएं से दाएं। कैसे? बाएं से दाएं। लेकिन फारसी और खरोष्टी, कौन सी? फारसी और खरोष्टी, ये लिपियां हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। अर्थात जैसे हम लिखते हैं, हमने कोई चीज़ लिखी तो यहाँ से हम लिखते हैं और यहीं से हम पढ़ते हैं।
लेकिन जो फारसी और खरोष्टी है वो इस तरफ से लिखी जाती हैं ऐसे। अब जैसे भी लिखी जाती होना पता, राम खाता है, शायद ऐसे लिखी जाती हो, पता नहीं मुझे। अब से अब देखते हैं, हम लिपि के बारे में जान चुके हैं क्या होती है, और है तो अब जानते हैं हम भाषाओं को कि भाषाएं क्या होती हैं। और तो भाषा, अगर हम यूँ देखें, भाषा एक बृहत रूप होता है, मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है भाषा। लेकिन अगर हम इसके केंद्र बिंदु में जाएं तो भाषा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है ये जो बोली ये बोली होती है, जो इसका क्षेत्र स्थानीय होता है और बहुत छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहती है। ये क्षेत्र विस्तार इसका है तो ये होता है कम, और ये बहुत कम लोगों तक, जब इसका क्षेत्र विस्तार ही कम है तो ये बहुत लोगों तक या बहुत कम मात्रा में बोली जाती है, या बहुत कम लोगों तक इसकी पहुंच होती है। और इसमें बोली है जो ये सिर्फ बोलने के काम आती है, बोलने के काम आती है, और इसका कोई अपना साहित्य नहीं होता है। बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता है। इसका जितनी साहित्यिक रचनाएं इसकी नहीं होती हैं, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन अब ये छोटे छोटे क्षेत्रों पे बोली जाती हैं बोलियां, ऐसे यहाँ पे कोई और बोली, यहाँ पे कोई और बोली, यहाँ पे कोई और बोली। अब बोली के बाद आता है एक और, इसका जो थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, और वो होता है उपभाषा। क्या? उपभाषा। ये जो उपभाषा होती है, ये जो उपभाषा होती है, इसका बोली की अपेक्षा कुछ विस्तार ज़्यादा होता है, कुछ क्षेत्र इसका बोली की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और या यूं कहें, जब किसी बोली का, इसी बोली में से किसी बोली का जब क्षेत्र विस्तार बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और इस पर हल्की सी कोई साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? साहित्यिक रचनाएं। तो ये बोली ही क्या बन जाती है? उपभाषा। इनमें से ही कोई बोली बन जाती है उपभाषा। और फिर ये बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। जैसे अब देखते हम भाषा। ये भाषा, जब साहित्यकार इस उपभाषा को, जब साहित्यकार इस उपभाषा में साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से, क्या इसमें होता है? साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से इसे व्यापक और सर्वमान्य, परिनिष्ठित मान प्रदान कर देते हैं, और इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र विस्तार है, यह हो जाता है व्यापक, बहुत बड़े क्षेत्र में। तो फिर वो उपभाषा न रहकर भाषा का रूप ले लेती है, और एक उपभाषा में बहुत सारी बोलियां समाहित होती हैं, और एक भाषा में बहुत सारी उपभाषाएं और बोलियां समाहित होती हैं। अब जैसे हिंदी ही देख लीजिएगा, वैसे बोली के तौर पर अगर हम ले लें
तो हर एक छोटे से क्षेत्र में कोई ना कोई बोली बोली जाती है। जैसे बुंदेली को ही ले लें हम, तो बुंदेली का जो अपनी विशेषता है बुंदेली की, तो वो एक विस्तृत, हल्का विस्तृत क्षेत्र है बुंदेली का। लेकिन अगर बुंदेली के और हल्के क्षेत्रों में जाएं, उसे और छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करें, तो हम देखते हैं कि हमारे बुंदेलखंड में ही, बुंदेली भाषा में ही परिवर्तन देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलती है। तो जब बोली का क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है, हल्की फुल्की रचनाएं होने लगती हैं बोली में, तो उपभाषा बन जाती है। लेकिन जब उसी उपभाषा को में साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, क्षेत्र व्यापक हो जाता है और निष्ठित हो जाती है, वो उसका मान व्यापक हो जाता है, क्षेत्र विस्तार व्यापक हो जाता है, तो भाषा का रूप ले लेती है। और अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का विकास।